शॉपी के आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मेरे को याद है जब पिछली बार आपसे बातचीत हो रही थी तब एक प्रॉब्लम्स के साथ बाजार गुजर रहा था, लेकिन ये प्रॉब्लम्स को मार्केट ने इतनी खूबसूरती के साथ इरोड किया, इतनी तेज़ी के साथ इरोड किया कि बड़े बड़े मजे हुए प्लेयर्स भी पूरा पैसा बाजार के अंदर नहीं डाल पाए। और मैं कई फंड मैनेजर्स को जानता हूँ जो ये कह रहे हैं कि एक सेट ऑफ मनी तो हमने इन्वेस्ट किया बट पूरा पैसा तो हम भी नहीं डाल पाए। तो इस बार आपको जो बाजार ने छकाया, आपको लगता है कि ये फेयर वैल्यू पे अभी भी चल रहा है? क्योंकि हमने कल ना जीडीपी टू मार्केट रेशियो निकाला था तो करीब 100 के ऊपर वापस आ गया। हालांकि आजकल इंडिकेटर्स को तो मानता ही नहीं है मार्केट, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मार्केट फेयर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है? देखिए, मेरे मुताबिक जैसे आपने ठीक बताया, अल्टीमेटली इन द शॉर्ट टर्म इट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो आपको एक दो चीजें मद्देनजर रखनी है। जैसे आपने ठीक बताया कि काफी जो मनी है अभी भी साइडलाइंस पे है, जो आ नहीं सकी लोअर लेवल्स पे। तो इसलिए बाजार में तेजी मेरे मुताबिक बनी रहेगी। एक तो ऑफ कोर्स लिक्विडिटी फैक्टर है कि हर फॉल पे लिक्विडिटी अंदर आएगी, फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट है। और दूसरा ये भी है कि हमारी जो, अगर आप देखें लास्ट एक साल में, लास्ट अक्टूबर जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ, कंपेयर टू अदर मार्केट्स, कंपेयर विद यूएस, कंपेयर विद यूरोप, कंपेयर विद अदर इमर्जिंग मार्केट्स, हमारा रिलेटिवली बहुत आउट परफॉर्म किया है हमने। तो एक जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस होती है वहीं पे दोबारा से मनी चेज करती है। तो नॉट ओनली बिकॉज एक इस रैली को मिस आउट किया है, अदरवाइज ऑल्सो the smart money must be feeling left out because this is the market which has outperformed. तो जो outperformer market है उसी में दोबारा कैश आता है। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप वैल्यूएशन जब कर रहे हो तो देयर इज नो सच थिंग कि मार्केट कैप कैन नॉट गो हायर देन द जीडीपी। अगर आप कंपेयर करोगे तो यूएस की मार्केट्स बहुत सालों तक मार्केट कैप उनकी लगातार जीडीपी से काफी हाई है। तो हमारा जो अभी एक शिफ्ट जो है, जो बड़ा शिफ्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में, पहले हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2% पे कैप होती थी। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं सेविंग्स में से, और जिस तरह से रिटायरमेंट फंड्स और बाकी के इंश्योरेंस कंपनीज में भी फंडिंग बढ़ रही है, तो ये डेफिनेटली हमारा एक जो वैल्यूएशन का पैरामीटर हैज टू चेंज। तो हमारा जो जीडीपी का जो पैरामीटर है, इट हैज टू बी लुक्ड एट फ्रॉम द फ्रेश एंगल, वेयर जो जहाँ मेरे को समझ आ रही है कि ये डेफिनेटली हायर जा सकता है। और फाइनली अल्टीमेटली इट्स अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। अब जो अगर आप देखें जो इस तिमाही के नतीजे आए हैं, कहीं से डिसअपॉइंटमेंट नहीं आई, चाहे ऑटोमोबाइल के देखें, चाहे बैंक्स के देखें, और कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। आप कहीं भी जाएं, एयरपोर्ट्स पे जाएं, होटल्स में जाएं, रेस्टोरेंट्स में जाएं, कहीं भी ट्रैवल करें, कोई कुछ भी करें, आपकी हर जगह तेजी का ही संकेत नजर आ रहा है। तो हमें सिर्फ वर्ल्ड वाइड जो रिसेशन है, हमारे को अभी तक उसका कोई किसी तरह से नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारी तेजी मेरे मुताबिक तो बिल्कुल बनी रहेगी। हमारे पास अर्निंग सपोर्ट भी है, लिक्विडिटी फैक्टर भी हमारा फेवरेबल है, और ओवरऑल जो हमारा फैक्टर है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वापस आ रही है, मतलब एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो पहले सीलिंग होती थी उसको ब्रेक करके ऊपर जा रही है, उसका भी फैक्टर है। और एक फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट जो है ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी है। सो मेरे मुताबिक ये मार्केट ऊपर ही जा रही है। थोड़े बहुत करेक्शंस हल्के फुल्के आ सकते हैं, फिर बहुत मेजर कैटास्ट्रॉफी हो जाए वर्ल्ड वाइड तो फिर एक करेक्शन आ सकती है, बट दैट इज वो एक बेस फैक्टर नहीं होना चाहिए कोई भी डिसीजन मेकिंग का। तो इसलिए बहुत अच्छा चांस यही है कि आप अगर इन्वेस्टेड है तो बने रहें। कोई भी इंटरडे या एक आधे दिन का जो डिप आएगा बीच में, उसको आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी माने। और मार्केट में मेरे मुताबिक दिवाली तक एक नया ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए, और ईयर एंड तक मेरे मुताबिक, जो मैंने लास्ट ईयर भी अपने वीडियो में टारगेट दिया था, मेरे मुताबिक ईयर एंड तक ये 20,000 तक जा सकता है मार्केट निफ्टी। गुड आफ्टरनून आशीष। प्रियंका यार, वेरी रॉबस्ट टारगेट, यानी अब 18,000 की तरफ हम देख रहे हैं और आप साल के अंत तक 20,000 की बात भी करते हैं। और ये रैली और ये जो कैचअप रैली की बात हो रही थी, ये पिछले एक महीने से हो रही थी कि शायद दिवाली से शुरू हो जाएगी, दिवाली से पहले शुरू हो जाएगी, पर बहुत जल्दी और बहुत क्विक पेस पे हमने 1200-1500 पॉइंट्स हमने तेजी देखी है इंडेक्स पर। लेकिन आप जैसे बार बार कह रहे हैं कि लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, रिटेल में भी हो सकता है बहुत सारे लोग जो नहीं बाय कर पाए। अब मौके और कहाँ हैं जहाँ तेजी अभी भी आपको लगता है कि बनी रहेगी? देखिए, मेरे मुताबिक जो अच्छी बात हमारी मार्केट की है कि सेक्टर वाइज रोटेशन हो रहा है।
अभी जब बैंक्स को पिछले कुछ दिनों चलाया, बैंक्स को थोड़ा हल्का किया है, तो कल ऑटो चल गए थे। ठीक है, ऐसे ऐसे सेक्टर रोटेट हो रहे हैं। एफएमसीजी आज वापस आ रहा है। तो मेरे मुताबिक सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं, मेरे मुताबिक अभी भी ऑटो एक्सेलरीज में काफी दम है, एफएमसीजी में काफी दम है, और कहीं पे करेक्शन आए तो बैंक्स में भी दबा ले सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट एक सेक्टर है जो काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे मुताबिक दोनों गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ और जो दूसरे भी जो दिग्गज काउंटर्स हैं, इनमें निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो पीएलआई स्कीम्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो कि वापस आ रहा है। इंजीनियरिंग कंपनीज, केमिकल कंपनीज, जहां जहां पे भी पीएलआई स्कीम का एडवांटेज है, जहां जहां चाइना प्लस वन फैक्टर का एडवांटेज मिल रहा है, वहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही है। वहां पे अगर दिग्गज काउंटर्स देखे जाएं, जैसे एसकेएफ बेयरिंग्स है, वो काफी चल चुका है। पर अगर आप मिड कैप्स में देखें या सेकंड रैंक काउंटर्स में देखें, तो काफी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेज इंडिया के पास है, इवन ऑटो एंसिलरीज में भी वो आ रहा है एडवांटेज। तो वो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि चाइना प्लस वन फैक्टर में इंडिया का काफी एडवांटेज आ रहा है इन सेक्टर्स में, और पीएलआई स्कीम काफी सक्सेसफुल हो रही है। तो केमिकल्स अभी भी मेरे मुताबिक ठीक है, और इंजीनियरिंग खास करके जहां जहां आउटसोर्स हो रहा है यूएस से, और जो कंपनीज की एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, ऐसी कंपनीज में आपको अभी भी निवेश का मेरे मुताबिक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, क्योंकि करेक्शन के बाद अभी भी वो अपने ऑल टाइम हाई से काफी लो ट्रेड कर रहे हैं कंपनीज। तो इनमें आपका अभी भी निवेश का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीएलआई प्ले की जो आप बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संबोधन में कहा था मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की, एनर्जी स्पेस को बढ़ावा देने की बात कही थी। और ऑफ कोर्स ऑटो, एफएमसीजी, बैंक्स लगातार हैं, और रियल एस्टेट पैक भी आपके चुनिंदा सेक्टर्स के तौर पर। लेकिन कुछ और ट्रिगर्स हैं जो कि बाजार को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि करेंसी, एनर्जी पैक और साथ ही इन्फ्लेशन कंसर्न्स। अब आज रुपए की ओपनिंग हमने जब देखी, काफ़ी मजबूती वहाँ पर नजर आई थी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि क्रूड फैक्टर है, डाउनफॉल वहां दिखा है, वीक डब्ल्यूपीआई डेटा, इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हुए नजर आए हैं, क्या एक रेंज बाउंड ही करेंसी आगे ट्रेड करती दिखेगी? देखिए, ये भी मेरे मुताबिक जितना फॉल था रुपये का, वो एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म हो चुका है, क्योंकि मेजर फैक्टर क्या था? मेजर फैक्टर था क्रूड। अब उसमें हमने देखा है क्रूड का कितना अच्छा कूल ऑफ हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में। इनफैक्ट 3 मंथ लो पे चला गया क्रूड। और दूसरा, मेरे मुताबिक हमारा वैसे भी लकीली हमारा उस टाइम हमें लग रहा था कि शायद गलत किया डिसीजन, पर लकीली हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। जब कोविड का टाइम आया था 2 साल पहले, तो बहुत सारी कंट्रीज ने एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट की थी, अगर आपको ध्यान हो, और बहुत एक्स्ट्रा फिस्कल लीवेज दिया था, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया था, बहुत सारे बेनिफिट्स पास ऑन किए थे कस्टमर्स को, ताकि आम नागरिक को, ताकि जो कोविड का इफेक्ट है वो ना हो। हमारे यहाँ पे काफी कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी रही थी, उस टाइम भी हमने एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं जाके वो हमें हेल्प कर रही है अब, क्योंकि जिस तरह से रन अवे इन्फ्लेशन यूएस में और बाकी जगह हम देख रहे हैं, वैसी इन्फ्लेशन यहाँ नहीं हो रही। तो एक बहुत अच्छा ये भी पॉजिटिव फैक्टर है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए, कि हमारी करेंसी जरूर थोड़ी डेप्रिशिएट की है डॉलर के मुताबिक, पर बाकी इमर्जिंग मार्केट की करेंसी की अगर कंपैरिजन की जाए तो हमारी करेंसी काफी स्टेबल है, और मेरे मुताबिक यहाँ पर अब और फॉल का चांस बहुत कम है। तो जो करेंसी का भी जो होना था इम्पैक्ट, वो हो चुका है, और मेरे मुताबिक इन्फ्लेशन भी यहाँ से धीरे धीरे करके टेम होगी, जो कि एक तरह से और एक पॉजिटिव फैक्टर हमें आगे आगे लेके जा सकता है मार्केट। ओके, ठीक है। तो खैर क्रूड के अंदर भी गिरावट आई है। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आज ही। जैसे आज एक तो 3 बजे फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सरकार की तरफ से कैबिनेट के फैसलों पे। शायद ऐसा लग रहा है कि पीएलआई स्कीम को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं, आज चार्जर को लेकर अनाउंसमेंट आ जाए। बड़ी दिलचस्प खबर है कि सभी फ़ोन्स के लिए अब एक ही चार्जर होगा आगे। तो जो भी आप डिक्सन टेक्नोलॉजी की आशीष बात बता रहे थे ना, एक्चुअली ये उसी बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। ये एलईडी है बनाता है, ये स्मार्टफोन्स के अंदर है, और ये मैन्युफैक्चर करके बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देता है। देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने भी पीएलआई स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है, और ये चाइना के साथ हम कंपटीशन अपना देख ही पा रहे हैं, उसमें हमारी लीडरशिप तो खैर काबिल तारीफ़ है।
लेकिन आशीष कई बार ऐसा होता है ना, जब मार्केट इस जगह पर आके रुकता है या फिर इस जगह पर आके चल रहा होता है, तो आपको कई बार ये फैसले भी लेने होते हैं कि अब इस सेक्टर के अंदर चर्निंग होगी। आपको मैं 2 सेक्टर बताता हूँ, आप मेरे को जरा इसकी ना वेटेज बताइएगा। पहला फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा आईटी। इसमें आप वेटेज के हिसाब से कुछ एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा बढ़ाएंगे, जस का तस रखेंगे या घटाने वाले हैं? देखो, आईटी में वैसे का वैसे रखूंगा, क्योंकि आईटी में जरूर अंडर परफॉर्मेंस है, पर आईटी में हेडविंड्स भी हैं। और मेरे मुताबिक आईटी को मैं इक्वल वेटेज रखूंगा। आईटी में थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म किया था पिछले बुल मार्केट में, तो एक तरह से चांसेस हैं कि इस मार्केट में वो लेगार्ड ही रहेगा, जो अभी तक दिख भी रहा है। तो वेटेज ना बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। फार्मा में जरूर एक तरह से क्वार्टेरियन कॉल लिया जा सकता है, क्योंकि फार्मा ने भी काफी देर से परफॉर्म नहीं किया। फार्मा में एक तरह से अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं और अभी भी एक्सप्लॉइट हो रही हैं, तो फार्मा में मैं जरूर अपना वेटेज थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि उसमें अगेन अंडर परफॉर्मेंस और अंडर ओनरशिप है। फार्मा में आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे और आईटी में आप ज़्यादा पोजीशनिंग को चेंज नहीं करेंगे। ऑलराइट आशीष, इसके अलावा और कौन से बड़े थीम हैं या जो इंटरेस्टिंग थीम्स हैं जिन्हें आप स्टडी कर रहे हैं, जिन्हें आपको लगता है कि जो एक लॉन्ग टर्म बेट के लिए अच्छे रहेंगे? देखिए, मेरे मुताबिक जो भी चीज ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगी, मेरे मुताबिक जो हमारा डेकेड है, ये पूरा इंडिया का डेकेड है। हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी ग्रो करनी है और कंजम्पशन काफी दो तरह से बढ़ना है। तो जो भी चीज इस चीज को फेवर कर रही है, इंक्रीज कंजम्पशन, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर मोबिलिटी, तो जो भी चीज इसमें आपको हेल्प करती है, बहुत ज्यादा सेक्टर्स कवर होते हैं। तो सारा ही जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो जो भी, इवन एविएशन आई विल इंक्लूड इन दैट। एविएशन में इंडिगो मेरे मुताबिक अभी भी काफी अच्छा पिक है। इसके अलावा जो भी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड चीजें हैं, कंज्यूमरिज्म है, कंज्यूमर गुड्स हैं, वाइट गुड्स हैं, आपके इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इन सब में मेरे साथ डिमांड रहेगी, क्योंकि ओवरराइडिंग थीम हैज टू बी कि इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम लेट्स से अ लोअर इनकम इकोनॉमी टू अ मिडिल इनकम ग्रुप। तो वो जो एक डेकेड है, ये एक तरह से इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन का डेकेड है। तो आपको उस चीज पर नजर रखनी है कि जहां जहां आपको जो भी कंपनीज है, जो कंजम्पशन और इंफ्रा और स्पेंडिंग का बूम आएगा, और जो भी जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं, आप खरीदारी ज्यादा करते हैं। तो जो कंपनीज इस सबको केटर कर सकती हैं, उनमें आपको बने रहना है, ना सिर्फ अपने ट्रेड करना है, आपको बने रहना है। दैट विल बी द बेस्ट एडवांटेज। और एक तरह से जो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग का जो एक नया आ रहा है अपॉर्चुनिटी, दैट इज गेम चेंजर अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज अभी तक क्या था, कई आफ्टर लिबरलाइजेशन आप देखो तो लास्ट 30 इयर्स में मैन्युफैक्चरिंग में हमारा इतना कभी भी ना फोकस रहा, ना इतनी स्ट्रेंथ रही। रेगुलरली मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम होता गया, तो विच इज सेट टू चेंज। तो इसलिए आपने वो देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग के जो कंपनीज के पास मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में स्ट्रेंथ है, या चाहे आउटसोर्सिंग की हो या डोमेस्टिक कंजम्पशन में स्ट्रेंथ हो, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई और स्ट्रेंथ हो या वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी हो, उसको आपको लेकर बैठे रहना है। इसमें जैसे अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, तो ऑटो एंसिलरी में भी जो दिग्गज काउंटर्स हैं, इंजीनियरिंग में हैं, आपके दो भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि आप इमेजिन करो कि चाइना से अगर किसी ने एक और आउटसोर्स करना है और उसको लेना है, तो अगर उसमें किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ आती है, तो वो उसका अपॉर्चुनिटी विल बी अनबिलीवेबल गोइंग अहेड। तो माय सेंस इज कि इन कंपनीज में आपको लेके लॉन्ग टर्म रखना है, ताकि पूरी आपकी इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका आपको बेनिफिट मिले। आशीष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाजार पर अपना नज़रिया, साथ ही मैक्रो फ्रंट पर भी कहाँ आपको पॉजिटिव आउटलुक्स नज़र आ रहे हैं वो बताने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। चलिए आगे बढ़ते